दोस्तों, एक लड़का बहुत ही गरीबी और तंग गृहस्थी में अपनी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन अचानक उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो लड़का एकदम से ही माल दौलत वाला एक अमीर आदमी बन जाता है। और अमीर होते ही उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है, अपना लाइफ स्टाइल बदल देता है। अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता हुआ आवारागर्दी करने लगता है। अब उसे अपनी जिंदगी में किसी तरह की कोई रोक टोक पसंद नहीं थी। इतना ज्यादा वो चेंज हो जाता है कि अपनी पत्नी को भी छोड़ देता है, उसे घर से भगा देता है, पत्नी से 3 सालों का रिश्ता खत्म करके अपने तरीकों से अपनी जिंदगी बिताने लगता है। लेकिन दोस्तों, वो एक दिन अयोध्या मंदिर घूमने के लिए जाता है और वहां उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर चलिए जाने पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलते हैं कहानी के शुरुआत में। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर की। एक लड़का होता है जिसका नाम विनोद पांडे होता है। वो अपनी पत्नी के साथ बहुत ही गरीबी और तंग गृहस्थी में अपने जीवन को गुजार रहा था। बिजली विभाग में वो दिहाड़ी मजदूरी पर काम किया करता था, लेकिन अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करता था। काम में अपनी रुचि लेकर एक दिन वो खंबे गाड़ने का, तार को खिंचवाने का, बिजली सप्लाई कराने का ठेकेदार ही बन जाता है। और इसके बाद ठेकेदारी करते हुए बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है। ठेकेदारी में अच्छा पैसा बचा लिया करता था। अमीर बनने के बाद उसके परिवार वाले उसकी कामयाबी से बहुत खुश होते हैं, लेकिन विनोद पांडे के दिल दिमाग में कुछ और ही खुराफात चल रही थी। दोस्तों, पैसा आने के बाद वो अपनों को दुत्कारना शुरू कर देता है। अपने तौर तरीके के अनुसार अपनी जिंदगी को जीने का फैसला करता है। अब उसकी जो पत्नी होती है वो उसे रोक टोक लगाने लगती है, क्योंकि विनोद आए दिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता था, शराब पीता था, रात रात भर घर भी नहीं लौटता था। उसके घर वाले तो उसकी हरकतों से परेशान आ ही गए थे। इधर पत्नी को भी वो उसका हक और प्यार ना दिया करता था। अब पत्नी उसका विरोध करने लगती है, उसे बोलने लगती है, समझाने की कोशिश करती है, तो वो अपनी पत्नी से अब बहुत ही गुस्से में बात करने लगता है। कहता है कि ये मेरी खुद की जिंदगी है, इसको मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। तुम्हें मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं है, और अगर ये सब ज्यादा ही बुरा लगता है तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। मेरे घर को छोड़कर यहाँ से अपने मायके ही चली जाओ। लेकिन दोस्तों, पत्नी तो पत्नी होती है। कोई आदमी कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही माल दौलत वाला क्यों ना बन जाए, उसकी नजरों में तो वो पति परमेश्वर ही रहता है। दोस्तों, वो उसका आए दिन विरोध करती है, तो एक दिन विनोद गुस्से में झगड़े के चलते अपनी पत्नी पर हाथ भी उठा देता है, उसे मारने पीटने लगता है। तो इस सब के बाद विनोद की पत्नी, जिसका नाम हिमानी होता है, वो बेचारी रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से तंग आकर खुद ही हार मान लेती है और कहती है कि ठीक है, जब आपको अपने हिसाब से ही जीना है तो तुम अपनी मनमानी करो, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ अपने मायके। तो दोस्तों, विनोद ये बात सुनकर और भी ज्यादा खुश हो जाता है। कहता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया फैसला लिया है तुमने, मेरी तरफ से आजाद हो। कल की जाति तुम मेरे हिसाब से आज ही चली जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों, वो रोते बिलखते अपने मायके चली जाती है। हिमानी अपने मायके आने के बाद अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाती है, और इधर विनोद, जो कि हिमानी के चले जाने के बाद और भी ज्यादा खुद को आजाद महसूस करने लगता है। उसे अब कोई रोक टोकने वाला नहीं रहा। अपनी खूब मनमानी करके अपना जीवन बिताने लगता है। अय्याशी करना, देर रात तक पार्टी करना, इधर उधर घूमना, यही सब करने लगा। घर वालों की भी कोई फिक्र नहीं रहती थी। इधर हिमानी अपने मायके में आ गई तो उसके माँ बाप इतने अमीर तो थे नहीं। फैजाबाद में हिमानी का घर होता है। घर में उसके माता पिता के अलावा 4 छोटे भाई बहन होते हैं। तो अब मायके पहुंचने के बाद अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। अपना खर्चा, अपना गुजारा करने के लिए कुछ काम खोजना शुरू करती है। तो उससे पता चलता है कि गांव से कुछ महिलाएं रोजाना सुबह सुबह अयोध्या के लिए जाती हैं और शाम तक ही वापस आ जाया करती हैं। तो हिमानी ने उन महिलाओं से पूछा कि आप सभी लोग
कहाँ जाती हो? तो उन्होंने बताया कि हम तो अयोध्या जाते हैं, वहाँ रोजाना ही बहुत से लोग भंडारे का आयोजन करते हैं, तो हम लोग भंडारे का खाना तैयार करने के लिए, उसे बनवाने के लिए जाते हैं। हलवा पूरी खीर छोले चावल यही सब सामान बनाते हैं और खाने की पैकिंग का काम करते हैं, और कुछ इस तरह से हम वहाँ काम करके अपने घर का खर्चा चला लेते हैं। तो हिमानी उन महिलाओं से कहती है कि बहन, मेरा भी कुछ ऐसा ही छोटा मोटा काम लगवा दो, जिससे कि मेरे घर का गुजारा भी हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और काम की बहुत आवश्यकता है। तो वो महिलाएं बिना झिझकते हुए हिमानी की मदद के लिए तैयार हो जाती है। आती है कि ठीक है, तुम भी चलना, 300 से 400 रुपए रोजाना के मिल जाते हैं और साथ में भंडारे का खाना भी मिल जाता है, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तुम्हारा भी पेट भर जाएगा और पैसा भी जुड़ेगा। तो अब अगले ही दिन से हिमानी भी उन महिलाओं के साथ सुबह सवेरे ही अयोध्या पहुंच जाती है और भंडारे के आयोजन में शामिल होकर काम करने लगती है। अयोध्या पहुंचने के बाद वो महिलाएं हिमानी की मुलाकात एक ठेकेदार से करवाती हैं, जिसका नाम होता है लक्ष्मण त्यागी। उसके पास ही वो काम करने लगती है। लक्ष्मण त्यागी का जो काम होता था वो ये था कि जो कोई भी लोग या श्रद्धालु अयोध्या में भंडार कराना चाहते थे, वो लक्ष्मण से ही संपर्क करते थे और कहते थे कि हमें 1000 लोगों के लिए प्रसाद बनवाना है, या 5-10 हजार, जितना भी वो बताते थे। वो त्यागी उन्हें भंडारे के सभी खर्चों का पैकेज बता देता था कि 1000 लोगों के लिए इतना पैसा लगेगा और 5000 के लिए इतना पैसा लगेगा, और हम तुम्हारे लिए सभी सामान तैयार करा देंगे, जैसे हलवा पूरी खीर छोले चावल सभी बनवाकर यहाँ ले आएंगे और किसी भी जगह स्टॉल लगवा देंगे। वहां पर अपने 3-4 लड़के लोगों को खड़ा कर देंगे। आप भी अपने लोगों के साथ वहीं खड़े हो जाना, अपने हाथों से लोगों को प्रसाद बांट देना। तो कुल मिलाकर बात ये थी कि लोगों को उसकी बात समझ में आ जाया करती थी, क्योंकि इससे उनका ही काम आसान हो जाता था, वरना तो कहाँ दूर दूसरे शहर से आकर अयोध्या में खाना बनवाना किसी के लिए भी आसान बात नहीं थी। तो ऐसे ही वो लोग पैसा देकर उन्हें ठेका दे दिया करते थे और वो सभी खाने का सामान तैयार करवाकर अयोध्या में जहाँ कहीं भी उन लोगों की इच्छा हुआ करती थी, जगह जगह पर स्टॉल लगाकर सामान रखवा दिया करते थे। तो कुछ इस तरह से बड़ी ही आसानी के साथ दान पुण्य भी हो जाया करता था और लक्ष्मण त्यागी का भी काम चलता रहता था। साथ में जो श्रद्धालु होते थे, भक्त होते थे, उनका भी काम हो जाता था। त्यागी के नीचे 50-60 लोगों का समूह काम किया करता था, जिनमें कुछ महिलाएं थी, कुछ लड़के भी काम करते थे। तो उन्हीं के समूह में मिलकर हिमानी भी काम करने लगती है। लेकिन जो लोग सिर्फ 300 या 400 लोगों के लिए खाना बनवाकर भंडारे का आयोजन करना चाहते थे, तो लक्ष्मण त्यागी उन लोगों का ठेका नहीं लेता था, क्योंकि वो सिर्फ बड़े भंडारों को देखता था, बड़ा काम किया करता था। तो हिमानी सोचने लगती है कि इस तरह से तो मैं भी यहाँ ठेका लेकर काम कर सकती हूँ। ये जो 300-400 लोगों का खाना बनवाते हैं, इनका ठेका तो मैं भी बड़ी आसानी से लेकर काम को करा सकती हूँ। तो दोस्तों, वो भी इसी काम को कराना शुरू कर देती है। अब एक दिन अयोध्या में जो विनोद पांडे होता है, उसका घर फैजाबाद से भी करीब 30-35 किलोमीटर दूर था। एक जगह जो छावनी के नाम से बहुत मशहूर है, वही उसका गांव और घर होता है। तो दोस्तों, एक दिन विनोद पांडे अयोध्या घूमने का प्लान बनाता है। दर्शन के लिए वो अयोध्या जाने लगता है। जब अयोध्या पहुंचता है तो उसका मन बहुत खुश होता है, वहाँ उसका मन बहुत हल्का होता है, उसे बहुत सुकून मिलता है। तो वो अयोध्या में ही 1-2 दिन और रुककर घूमने का फैसला करता है। तो वो ऐसे ही किसी जगह बैठा हुआ भंडारा खा रहा था, तो उसके दिमाग में बात आती है। वो सोचने लगता है कि क्यों ना मैं भी यहाँ भंडारे का आयोजन करूं। तो एक लड़का जो सभी को
हलवा पूरी बांट रहा था। विनोद उसके पास जाता है और बोलता है कि भैया जी, मैं भी यहाँ पर भंडारे का आयोजन करना चाहता हूँ, तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ ये कैसे हो पाएगा? तो वो लड़का बोलता है कि आप भंडारा कराना चाहते हैं, बड़ी ही अच्छी बात है। हाँ, हो जाएगा, बहुत आसान काम है, आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने ठेकेदार से मिलवा देता हूँ। दोस्तों, वो विनोद को लक्ष्मण त्यागी के पास ले जाता है। तो अब विनोद उनसे मिलकर बताता है कि भैया जी, मुझे भी यहाँ भंडारा कराकर प्रसाद बंटवाना है, तो इसके लिए कितना खर्चा आएगा? तो त्यागी जी कहते हैं कि आपको कितने लोगों का करना है? तो विनोद बताता है कि यही कोई 200-300 लोगों का मुझे प्रसाद बनवाना है। तो इतना सुनकर त्यागी जी मना कर देते हैं, कहते हैं कि भाई साहब, हम 1000 से नीचे वालों का भंडारा नहीं बनवाते हैं, हमें ज्यादा काम रहता है, ज्यादा लोग मुझसे जुड़े हैं, सभी की मेहनत मजदूरी का देखना रहता है। मैं 1000, 2000, 5, 10,000 तक का बनवा देता हूँ, 300-500 वालों का हम नहीं बनाते, इसलिए मैं तो माफी चाहता हूँ आपसे। अब त्यागी जी तो अपनी बात को पूरा करके वहां से चले जाते हैं। तो वो लड़का विनोद से पूछता है कि क्या हुआ साहब, हो गई बात पक्की? तो विनोद कहता है कि अरे, उन्होंने तो मना कर दिया है, बोल रहे हैं कि हम 200-300 लोगों के लिए नहीं बनवा सकते। तो वो लड़का बोलता है, अरे साहब, आपने मुझसे पहले बताया होता ना कि 200 लोगों के लिए बनवाना है। तो विनोद कहता है, हाँ यार, इतना ही, 200 में 300 हो जाए चलेगा? तो लड़का बोलता है, अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, यहाँ एक दीदी हैं, वो भी ठेका करती हैं, मैं आपके लिए उनसे बात करके देखता हूँ। दोस्तों, वो लड़का हिमानी का ही जिक्र कर रहा था। हिमानी को भी महीने में 15-20 दिन ऐसे ही काम मिल जाया करता था, तो उस दिन उनके पास काम भी नहीं था। तो वो लड़का हिमानी को कॉल करके पूछता है कि दीदी, आप कहाँ पर हो? तो वो बताती है कि छोटू, मैं तो आज अपने घर ही हूँ, कोई काम नहीं था तो आज घर हूँ। तो वो कहता है कि दीदी, अगर आप आ जाएं तो एक व्यक्ति है, भंडारा कराना चाहता है, त्यागी जी ने तो मना कर दिया है, आप देख लो, अगर आ सकती हो तो आ जाइए। तो दोस्तों, हिमानी का घर अयोध्या से सिर्फ 10-12 किलोमीटर की दूरी पर था, वो आधे ही घंटे में आ जाती है। अब जब हिमानी अयोध्या पहुंच जाती है तो वो लड़का विनोद को हिमानी के पास ले जाता है, और जब इन दोनों का एक दूसरे से आमना सामना होता है तो दोनों ही एक दूसरे को अचानक से देखकर चौंक जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाते, बस ऐसे ही खड़े देखते रहते हैं। तो फिर विनोद पांडे ही बोलता है कि तुम भी यही काम करती हो क्या? तो हिमानी कहती है, क्यों, इसमें इतना हैरानी वाली बात क्या है, कोई पाप का काम है क्या? ये तो पांडे जी कहते हैं, अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, और बताओ कैसी हो तुम? तो कहती है, मैं कैसी भी हूँ, इससे आपको क्या लेना देना है? तो फिर भी वो आगे बोलता है कि मुझे पहले ही पता था कि एक ना एक दिन तुम जरूर मुझे मिल जाओगी। तो हिमानी कहती है, क्यों, मैं क्या कहीं तुमसे मेले में खो गई थी, या मैं कहीं तुमसे बचपन में गुम हो गई थी जो कहीं ऐसे ही मिल जाती? क्या तुम्हें मेरा एड्रेस नहीं पता था? मेरे घर का तुम्हें मालूम नहीं था? फैजाबाद में हमारा घर कहाँ है? मेरे माता पिता कहाँ रहते हैं? मैं कहाँ रहती हूँ? क्या इस सब से तुम अनजान थे? अगर तुम मुझे लेने के लिए ही ना सही, कम से कम एक बार मुझसे मिलने के लिए तो आ जाते, तो क्या हम तुम्हें अपने घर से धक्का देकर बाहर निकाल देते, जैसे तुमने मुझे जबरदस्ती निकलने पर मजबूर किया था? अब ये सब बातें सुनने के बाद तो विनोद पांडे बिल्कुल गुमसुम सा हो जाता है। वो हिमानी की बातों का कोई जवाब ही ना दे पाया। तो फिर हिमानी ही कहती है कि खैर, ये सब बातें छोड़ो, आप तो बड़े आदमी हो, आपकी तो बात ही अलग है, आप भंडारे का आयोजन करके बंटवाना चाहते हो, मेरे लिए तो यही खुशी की बात होगी। आपने जो कुछ भी गलत मेरे साथ किया, कोई बात नहीं,
कम से कम आज तो आप कोई एक अच्छा काम करना चाहते हो। बताइए कितने लोगों के लिए प्रसाद तैयार करवाना है। तो वो बोलता है कि वैसे तो 200 लोगों का बनवाना चाहता था, लेकिन जब तुम यहाँ मिल ही गई हो और तुम ही ये काम कर रही हो तो फिर 500 लोगों के लिए भोजन बनवा दो। अब मैं 500 लोगों को भंडारा खिलाना चाहता हूँ। तो हिमानी कहती है चलो ठीक है, फिर कल सुबह 9 बजे तक आपको सभी सामान तैयार मिल जाएगा। इसके बाद ये दोनों साथ में ही फैजाबाद आ जाते हैं। हिमानी ने वहीं पर किराए का एक बड़ा सा रूम ले रखा था, उसी को रसोई टाइप से मैनेज कर रखा था। इसमें सभी खाना पकाने का सामान जैसे भगोने, गैस सिलेंडर, चूल्हा आदि सभी सामान मौजूद था। जब भी उन्हें कोई ठेका मिलता था कि इतने लोगों के भंडारे का खाना तैयार करना है, तो वो लोग यहीं पर बनाकर उसके बाद गाड़ी में लोड करके अयोध्या के लिए भेज देते थे। तो वो विनोद को अपने रसोई घर लेकर जाती है, बोलती है कि यही आपका खाना तैयार होगा। वो एक लंबी लिस्ट बनाकर उसे दे देती है, कहती है कि जाओ तुरंत मार्केट से ये सारा सामान लाकर हमें दे दो। तो विनोद सामान की लिस्ट देखकर कहता है कि अरे यार, मैं अकेले कैसे इतनी सारी खरीदारी कर पाऊंगा। मुझे यहाँ मार्केट की जानकारी भी नहीं है, मैं अकेला परेशान हो जाऊंगा। तुम्हें तो सभी दुकान की जानकारी होगी। ऐसा करो, तुम चलो मेरे साथ और ये सभी सामान खरीदवा लाओ। तो हिमानी कहती है कि अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो आपका खर्चा ज्यादा हो जाएगा। दुकान वाले मुझे देखकर ही 10% कमीशन काट कर सामान देंगे। जो सामान तुम्हारा 10,000 में आ जाएगा वो मेरे जाने से 11,000 में मिलेगा। तो इससे तुम्हारा क्या ही फायदा होगा। तो विनोद कहता है कि पैसों की कोई चिंता नहीं, तुम साथ चलो, भले ही कमीशन भी ले लेना। तुम इतना कहकर विनोद हंस पड़ता है तो हिमानी की भी हंसी छूट जाती है। अब दोनों मार्केट जाते हैं और तकरीबन 15,000 रुपए का सामान खरीदते हैं। उसके बाद रसोई घर वापस आते हैं तो विनोद हिमानी से पूछता है कि अब तुम्हें कितने रुपए देने हैं इसके बनाने के लिए। तुम भी अब अपने रुपए ले लो। विनोद ने सामान के लिए तो ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था और एक एटीएम से 20,000 रुपए और भी निकाल लाया था और 5-7 हजार रुपए गिनकर हिमानी को देने के लिए अपना हाथ बढ़ाने लगता है। तो हिमानी कहती है कि इन पैसों को अपने पास ही रखिए, इनको देने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे ये पैसा नहीं चाहिए, मैं अपनी तरफ से ही लेबर लगाकर खाना बना दूंगी। कल तुम अयोध्या साथ चलकर बंटवा देना। अब विनोद कहता है कि प्लीज मुझसे इतना भी गुस्सा मत हो, इतना भी मुझे गैर मत करो। हिमानी कहती है मैं कहाँ आपको गैर समझ रही हूँ, शायद गैर तो आप मुझे समझ रहे हो जो बार बार पैसों की बात कर रहे हो। क्या मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती? क्या मेरा तुमसे कोई रिश्ता नाता ही नहीं है जो तुम इस नेक काम में मेरी जरा भी सहायता या सहयोग लेना ही नहीं चाहते? तो दोस्तों, इतना सुनकर विनोद पांडे की आंखें नम हो जाती हैं। वो हिमानी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हिमानी, मैं तो हमेशा तुम्हें अपना ही समझता था, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी भूल हो गई थी। पैसों की चकाचौंध ने मुझे अंधा कर दिया था, मुझे तुम माफ कर दो। मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाना चाहता हूँ। तो हिमानी कहती है कि आज यहाँ अयोध्या में मिल गई तो तुम्हें अपनी की गई गलती का एहसास हो रहा है, वरना इससे पहले तुम्हें कभी मेरी याद ही नहीं आई। खैर चलो छोड़ो, तुमसे क्या ही बहस करना, तुम तो पहले से ही इस तरह के हो, घमंडी, बस अपने घमंड में रहते हो। अब बस तुम अपनी जिंदगी में मस्त रहो। मैं यहाँ अकेले खुश हूँ, भगवान की कृपा से 1,000-2,000 रुपए बड़े आराम से कमा लेती हूँ। मुझे भी कोई परेशानी नहीं है, घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो हिमानी को फिर मनाने लगता है, कहता है प्लीज तुम मुझे एक बार माफ कर दो, मुझसे ये गलतियां जिंदगी में दोबारा नहीं होगी। दोस्तों, वो अपने हाथ जोड़कर उसके आगे उठक बैठक करने लगता है तो हिमानी उसको पकड़ कर रोकती है कि बस ड्रामेबाज, अब बस भी कर दो।
तुमसे ज्यादा नौटंकी कहीं नहीं देखी मैंने। वो हंस देती है और कहती है कि इस बारे में मैं बाद में बताऊंगी। मेरा क्या फैसला है, फिलहाल अभी तो जिस काम के लिए आए हैं वो काम करते हैं। अब दोस्तों, शाम में वो अपनी लेबर को बुलाती है, जो 5-6 महिलाएं उसके लिए काम करती थी। सभी सामान हलवा पूरी छोले चावल बनाकर तैयार करते हैं और अगले दिन गाड़ी में लोड करके अयोध्या लेकर पहुंच जाते हैं। वहीं एक जगह खड़े होकर प्रसाद को बांटने लगते हैं। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक उनका सभी काम निपट जाता है। दोनों ने एक पति पत्नी की तरह ही मिलजुल कर काम को निपटाया था। उसके बाद हिमानी अपना सभी सामान, बर्तन, भगोने वगैरह गाड़ी में रखवा कर उन महिलाओं को साथ भेज देती है और उनसे कहती है कि तुम चलो, मैं अभी बाद में आती हूँ। इसके बाद ये दोनों सरजियो नदी में जाकर स्नान करते हैं और फिर एक साथ अयोध्या घूमने लगते हैं। दोनों पति पत्नी तो थे ही और विनोद को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था तो हिमानी भी उसे माफ कर देती है। दोनों पति पत्नी को एक होने में ज्यादा समय नहीं लगता। दोनों ही एक हो जाने से बहुत खुश थे। इसके बाद हिमानी अपने समूह की जो 5-6 महिलाएं थी उनमें से जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार महिला थी उससे कहती है कि बहन, ये मुझे अब अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो मेरा जो काम है इसको अगर तुम संभालना चाहो तो संभाल लो। तो वो महिला कहती है ठीक है दीदी, मैं ये काम वैसे ही ईमानदारी के साथ करूंगी जैसे आज तक आप करती आई हैं। इसके बाद विनोद हिमानी को लेकर पहले उसके घर जाता है। उसके माँ बाप से भी माफी मांगकर उनका आशीर्वाद लेकर एक बार फिर से हिमानी को अपने घर छावनी ले आता है। विनोद के माता पिता भी अपनी बहू हिमानी को देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, पूरे 1 साल बाद हिमानी और विनोद का कुछ इस तरह से अयोध्या में मिलन हो जाता है और वो दोनों फिर से अपना खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।